गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आप भी दिवाली पर मिलने वाले बोनस को लेकर कंफ्यूज हैं कि इसे कहां खर्च करें, कहां नहीं, या फिर खर्च के बदले निवेश करें, तो आज का हमारा शो आपके लिए ही है, जहां हम बताएंगे बोनस में मिले पैसे को कैसे खर्च करें जिससे मिले आपको खुशी और अफसोस ना हो। जानिए बोनस को खर्च करने के 5 स्मार्ट तरीके जिससे आपकी ये दिवाली बनेगी खुशहाली वाली। हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका स्वागत करते हैं शो में। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। हेमंत जी, विश्वजीत जी, दोनों का बहुत स्वागत है और आप दोनों को भी दीपावली के पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। त्योहार का ये पर्व है, खुशी का पर्व है, हर कोई चाहता है अच्छे से बिताए और खुशी दुगनी तब हो जाती है जब कुछ एक्स्ट्रा मनी आता है। अब ये बताइए, हम कुछ 5 स्मार्ट तरीके दर्शकों को बताने वाले हैं कि क्या करना चाहिए एक्चुअली बोनस का। एक एक करके बात करेंगे। हेमंत जी, थोड़ा नटशेल में पहले बताइएगा, आपके लिस्ट के वो 5 स्मार्ट तरीके क्या रहेंगे जिसको आप सजेस्ट करेंगे कि हाँ, इन तरीकों से बोनस को सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। जी स्वाति, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, दिवाली का समय है, हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी फेस्टिविटीज हैं और यही वो समय है जब जो सैलरी जो एम्प्लॉइज हैं उनको बोनस भी मिलता है। तो ऑब्वियसली देखिए, जहां हम ये मानते हैं कि फेस्टिविटीज या सेलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है, और साथ ही आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम आगे आने वाले हमारा जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसके ऊपर भी ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटीज होनी चाहिए, दोनों का जो बैलेंस है हमारा, हम फेस्टिविटीज भी मनाएं, खुशियां भी मनाएं, और साथ में आगे आने वाला जो कल है जिसके ऊपर हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंड करता है उसके ऊपर भी ध्यान दें। तो अमूमन मेरा मेरा ये मानना है कि देखिए, 5 चीजें जहां पे हम अपने, अगर हम फाइनेंसिस की बात करें स्पेशली उसके बारे में, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि हमको बोनस मिला, तो ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होगी। एक तो अगर आपके पास कोई हाई कॉस्ट लोन है तो उसको कोशिश करना है कि उसको आप पे करें, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाएं। दूसरा, तीसरा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें पूरा पैसा आपके पास ना हो, कुछ कमी हो, तो उसको पूरा कीजिए। या ये भी हो सकता है कि अगर आपने अपनी कुछ गोल्स के लिए, जिसके लिए आपके पास पैसा नहीं था, उसकी इन्वेस्टमेंट अभी तक आपने शुरुआत नहीं की है, तो उसके लिए शुरुआत कीजिए। तो ये तीसरी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चौथी जो है वो अपने खुद के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करें। मतलब हमारी कुछ हॉबीज होती हैं, या फिर हम अपना करियर को इंप्रूव करना चाहते हैं आगे जाके, जिसके लिए कभी होता है हम फाइनेंशियली थोड़ा अगर क्रंच हो, हमारे पास पैसा नहीं हो तो हम नहीं कर पाते हैं। तो जब ये लमसम आता है हमारे हाथ में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लमसम जो है हर रोज हमें नहीं मिलता, साल में 1 या 2 बार मिलता है, तो उसको हम अपने ऊपर इस्तेमाल करें कि हमारा अपना करियर बेटर हो सके। और 5वीं चीज जो है वो है, अगर हमने, हमारा इंश्योरेंस अगर पूरा नहीं है, किसी कारण से हमने कम किया है, तो वो ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो है रिस्क मैनेजमेंट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीजें हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर हमारा दिवाली के समय जो बोनस मिलता है वहां पे ध्यान होना चाहिए। ओके, तो ये हमने कुछ 5 स्मार्ट तरीके समझे बोनस का सही इस्तेमाल, सदुपयोग करने के। विश्वजीत जी, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हम कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है, तुरंत दिमाग में ख्याल आता है कि कुछ खर्चे पूरे करने थे, कोई खरीदारी करनी थी, त्योहार पर कुछ ऐसी चीज खरीदनी है जो पहले नहीं थी, या रेनोवेशन करना है। क्या इस तरफ बोनस को डाइवर्ट किया जाए, या फिर कुछ लोन चुकाना था उसको चुकाना जरूरी रहता है, या फिर कुछ निवेश को प्रायोरिटाइज करे? तो वो पहला नंबर जो प्रायोरिटी का हो, खर्च करना, निवेश करना या बचत करना, वो कहां पर रहेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल स्वाति जी, देखिए अगर हम इसको डिवाइड कर दें बोनस को 3 हिस्सों में, तो तीनों ही चीजें पूरी हो सकती हैं। 1/3 हम अपने खर्च पे, वर्तमान के खर्च पे कर सकते हैं, दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसका हम उत्सुकता से इंतजार करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल 1/3 हिस्सा अपने बोनस का आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। 1/3 हिस्सा जो आप, जिसको आप पूछना चाह रहे हैं कि सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है, जो हेमंत जी ने भी बोला, वो ये है कि जो आपका हाई यील्ड लोन्स है, हाई इंटरेस्ट लोन्स है, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है जिसमें बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, या आप अपने होम लोन को भी कुछ कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट, जो हाई इंटरेस्ट लोन्स है, उसको जितना कम करें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आपका बर्डन कम करेगा और आपको एक मेंटली फ्री लाइफ देने में हेल्प करेगा, और आप अपने अगले आने वाले भविष्य को भी प्लान कर सकते हैं। तीसरा प्रायोरिटी जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट ये है कि 1/3 हिस्सा आपके भविष्य के गोल्स जो है, जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई या शादी है, या अपना रिटायरमेंट का फंडिंग है, उसमें निवेश करें। तो अगर इन 3 हिस्सों को डिवाइड कर लें, तो मेरे ख्याल में तीनों ही प्रायोरिटीज पूरी हो सकती है।
बट अगर एक जवाब पूछना है, एक जवाब उसका है, वो है हाई यील्ड लोन्स। आप उसको पहले चुकाएं और उसके बाद अपना इमरजेंसी कैश मैनेजमेंट भी दुरुस्त रखें, क्योंकि लाइफ में इमरजेंसीज आती रहती हैं, वो बताकर नहीं आती हैं। जॉब चेंजेस होते रहते हैं, बीमारियां आती हैं, तो एटलीस्ट 6 महीने का आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। आपके किसी लिक्विड फंड में, सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की इमरजेंसी आए और आने वाली जितनी भी दिवाली है आप आराम से सेलिब्रेट कर सके। तो ये इस तरीके से अगर आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो मेरे ख्याल में काफी अच्छा है। बिल्कुल। तो एक तो जो कर्ज का भार है उसको कम करने की आप कोशिश कर सकते हैं एक्स्ट्रा मनी फ्लो से, और दूसरा जो हो सकता है कि एक इमरजेंसी फंड आपने बनाया है, किसी कारणवश वो थोड़ा कम हुआ या नहीं बना पाए तो उसको थोड़ा सा आप बना सकते हैं। ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है, जो आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसा है उसका इस्तेमाल करने का। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर निवेश शुरू करें तो क्या ही बात है, क्या ही कहने हेमंत जी। एसआईपी शुरू करें या फिर एसआईपी को बढ़ाएं? आप ऑलरेडी जो एसआईपी कर रहे हैं उनके लिए स्टेप अप करना सही रहेगा या नई एसआईपी इस बाजार में करना सही है एक्स्ट्रा पैसों से? क्या रिकमेंडेशन आपकी रहेगी? देखिए स्वाति, आई थिंक दोनों ही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको लगता है थोड़ी कमी है वहां पे, तो उसको उसमें आप एक लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टेप अप तो शायद हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट है। या तो दो तरीके से हो सकता है, कुछ हिस्सा हम रखें एसआईपी वहां से हम इन्वेस्टमेंट करते रहें, या फिर जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी गोल के लिए इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं अभी तक, तो वो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप उस पैसे को अपने उस गोल के लिए इस्तेमाल कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये लमसम पैसा जो है हमें हर दिन नहीं मिलता, हमें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती है जब लमसम होता है। तो जहां जहां पे भी शॉर्टफॉल हो, एग्जिस्टिंग गोल में हो तो उसको पूरा कीजिए। अगर कोई गोल रह गया, वो इसलिए रह गया क्योंकि आपने अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज किया और आपको लगा कि हम हर महीने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बट ये गोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो लमसम पैसा है उसको आप वहां पे इस्तेमाल कीजिए। तो आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें वो डिपेंड करेगा आपकी खुद की पर्सनल सिचुएशन पे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी को ये समझना कि जो पैसा हमें मिलता है उसका कुछ हिस्सा वो आने वाले कल में भी इस्तेमाल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम जिन गोल्स की बात कर रहे हैं वो हमारे गोल्स हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम दिवाली पे तो खुशियां मनाएंगे ही, हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसा कुछ इररेशनल काम करें क्योंकि फ्यूचर में हमें जाके थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो दोनों पे ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। ओके, तो इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी रखें। पर एक और चीज है जिसको कई बार लोग नजरअंदाज कर लेते हैं विश्वजीत जी, वो है आपका प्रोटेक्शन। अपना प्रोटेक्शन, अपनों का प्रोटेक्शन। हम बात करें लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की, तो अगर पर्याप्त इंश्योरेंस नहीं लिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको देना है, तो थोड़ा सा जो रकम है बोनस की वो एक लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए डाइवर्ट की जा सकती है। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए निवेश शुरू ही जब होता है अगर आप पहले आपने अपना प्रोटेक्शन किया हुआ हो, तो इससे पहले तो इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम जो है वो है आपका प्रोटेक्शन। तो अगर आपने मेडिक्लेम नहीं ले रखा है तो ये बहुत पर्याप्त समय है कि आप अपना एक मेडिक्लेम लें। कंपनी के अलावा मेडिक्लेम लें, अगर आपको कंपनी से भी मिल रहा है या जहाँ पे 3 से 5 लाख शायद मिल रहा हो, तो भी अपना एक इंडिविजुअल मेडिक्लेम ले, जो जिसमें सारा परिवार उसमें फैमिली फ्लोटर की तरह उसमें इन्वॉल्व हो। दूसरा, टर्म प्लान। अगर आप अपने घर के लिए ब्रेड अर्नर है और सारे परिवार की खुशी आपके तनख्वाह से डिपेंड करती है, तो बहुत आवश्यक है कि आप एक टर्म प्लान लें, और जितनी जल्दी लें, जितनी कम उम्र में लें उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रीमियम भी कम रहता है और ये प्रीमियम हमेशा जीवन भर सेम रहता है। तो ये दोनों चीजें तो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद ही आप निवेश का सोचें। इससे पहले तो मेरे ख्याल में पर्याप्त नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से भी पहले आपको ये प्रोटेक्शन करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट हेमंत जी, आपने तो सब निवेश कर लिया, हमने समझा, इमरजेंसी फंड भी बना लिया, लोन चुका दिया और फिर इंश्योरेंस भी ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन हमारी अपनी भी तो कुछ हॉबी और पैशंस होते हैं। जो हमारी जो डेवलपमेंट है, जो हमारा हैप्पीनेस है, उस पर कितना खर्च करना चाहिए? इस बात में जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए क्या होता है कि हमें पता है हमें क्या चाहिए, हमारी कुछ हॉबीज हैं, या जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि हमें अपने करियर में आगे जाने के लिए कुछ
एडिशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, या कुछ ऐसा कुछ प्रोफेशनल कोर्स करें जिससे हमें हमारे करियर में फायदा हो, या कुछ ऐसी हॉबीज हैं, चाहे वो मान लीजिए फोटोग्राफी हो या कुछ भी हो जो हम करना चाहते हैं, और शायद क्योंकि हम अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं तो हमें लगता है कि इमरजेंसी फंड बना लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि जो हमारे गोल्स हैं वो पूरे हो जाए, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गोल्स है वो पूरे हो जाए। तो काफी बार ऐसा होता है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कि हम अपनी हॉबीज के लिए या अपने करियर को बेटर करने के लिए वो पैसा इस्तेमाल कर सकें। जब भी आपके पास लमसम हो, और अगर आपने अपने बाकी जो रिक्वायरमेंट है उनको प्रायोरिटाइज कर लिए, और फिर आपको लगे कि इसमें कुछ क्षमता है आपके पास कि अब आप अपने ऊपर कुछ खर्च कर सकें, तो डेफिनेटली करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा एकदम आखिर की प्रायोरिटी हो, लेकिन ऑब्वियसली हमारे जो पर्सनल सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको जाना है। अगर आपके गोल्स के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, आपको वहां पे कुछ कमी नजर नहीं आ रही है, तब भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा पैसा तो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कभी कभी जो हमारा गोल है या जो टारगेट है उसको कभी एसेस करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारी खुद की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हॉबीज हो, चाहे वो करियर के लिए बेटर एजुकेशन या प्रोफेशनल कोर्स करना हो, वो भी एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होनी चाहिए। क्योंकि एक हमें थोड़ी मेंटल सेटिस्फैक्शन होगी, और साथ ही अगर हमारा करियर बेटर होता है तो जाहिर सी बात है कि उससे हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर भी सुधरेगा। तो वो डेफिनेटली एक प्रायोरिटी है, बट उसको कितनी आप महत्ता देंगे वो डिपेंड करेगा आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर। बिल्कुल, तो ये मैटर नहीं करता कि आपको कितनी एकमुश्त रकम मिली है, कितना बोनस मिला है। मैटर ये करता है कि आप उसको सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, कितना सेव करते हैं। तो ये आपको एक आइडियल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इस बार दिवाली पर। आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ विक्रम जी है फोन लाइन पर। स्वागत करते हैं विक्रम जी आपका मनी गुरु के हमारे इस शो में। आपने जानना चाहा है अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल। ऑलरेडी 10,000 के एसआईपी आप कर रहे हैं, कब से आपकी एसआईपी चालू है और टारगेट क्या सेट किया आपने? जी टारगेट है अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs इन नेक्स्ट 5 years। ओके, तो ये 50 लाख जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं 5 साल में, कोई खास इवेंट आपकी लाइफ में आने वाला है क्या 5 साल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस कॉर्पस इकट्ठा करना। ओके, मैं जान सकती हूँ आपकी उम्र क्या है सर? आई एम 40 राइट नाउ। ओके, 45 तक अगर इन्हें 50 लाख चाहिए पराशर जी, 10,000 के एसआईपी ऑलरेडी ये कर रहे हैं, और फिलहाल अगर देखें तो 1,62,000 का इन्होंने ऑलरेडी अपना एक जो पोर्टफोलियो है वो बना के रखा है। अब बताइए एक बार मुझे एक क्लियर कीजिए विक्रम जी, आपने जो 3 फंड ले रखे हैं उसमें कितने कितने की एसआईपी आपकी चल रही है? टोटल 10,000 की एसआईपी है? नहीं, तीनों में 10-10 से आ रहा है, तो 30,000 पर मंथ है जी। ओके, 30,000 की एसआईपी है आपकी, और 3 फंड में 10-10,000 आपने डाले हैं, मिड है, फ्लेक्सी या स्मॉल कैप। बताइए विश्वजीत जी कैसा पोर्टफोलियो है ये? जी बिल्कुल विक्रम जी, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। तीनों ही फंड्स काफी अच्छे हैं। एचडीएफसी मिड कैप भी बहुत अच्छा है, जेएम का फ्लेक्सी कैप भी है, और एक स्मॉल कैप भी है। तो फंड्स में आप निवेशित रह सकते हैं, कोई खराबी नहीं है इन फंड्स में। जहां तक का आपका गोल का सवाल है, 50 लाख रुपए आप कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी अगले 5 साल में। तो कोशिश करें कि आप अपनी एसआईपी को और बढ़ाएं, और क्योंकि आपने जो अवधि दी है 5 वर्ष की वो थोड़ी कम है, क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो मेरी सबसे पहले सलाह ये होगी कि आप जितनी अवधि को बड़ा कर सकते हैं, अगर गोल कोई डिफाइंड नहीं है तो उतना ज्यादा लाभ होगा। 30,000 की एसआईपी आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल उस पर बढ़ाते जाएं, ताकि आप अपने 50 लाख के गोल तक करीब हो पाए। क्योंकि ये जो अमाउंट जो बन रहा है कॉर्पस, वो अभी 50 लाख के आसपास नहीं बन रहा है, वो 30-35 लाख तक बन रहा है। तो 10-15 लाख का गैप यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप थोड़ी सी अपनी एसआईपी और बढ़ाएं, और कोशिश करें जितना, जैसे हम दिवाली के बोनस की बात करें, अगर कोई लमसम मिलता है तो वो भी आप निवेश करें, क्योंकि 5 साल में 50 लाख एक एम्बिशियस कॉर्पस है। मोस्ट लाइकली आप अचीव करेंगे, बट अगर आप अपनी एसआईपी इंक्रीज करें तभी हो पाएगा। फंड्स अच्छे हैं, इन्हीं फंड्स में आप निवेशित रह सकते हैं। तो फंड्स अच्छे हैं, इन्हीं फंड्स में आप बने रहिए। थोड़ा सा एसआईपी बढ़ाने की आपके लिए सलाह है। बहुत बहुत शुभकामनाएं विक्रम जी, आपको आपके पोर्टफोलियो के लिए हम करना चाहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हम दर्शकों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए मनी गुरु।
एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनी गुरु में। आज हम दर्शकों के सवाल शो में कर रहे हैं शामिल। हमारे साथ है विश्वजीत पराशर और हेमंत रुस्तगी। सवाल हमारे पास धवल जोशी जी का आ रहा है इस वक्त। हेमंत जी, इनके पास अभी मौजूदा 35,000 की SIP कर रहे हैं। एक मुश्त निवेश भी है 15,000 रुपए का, जो कि ये निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में कर रहे हैं। पोर्टफोलियो पर प्लीज सलाह दीजिएगा। इनके पोर्टफोलियो में फंड्स वैसे काफी हैं, मोमेंटम फंड भी है, क्वांट का मल्टी कैप फंड भी इन्होंने ले रखा है। इनफैक्ट मल्टी कैप फंड जो इनके पास है, 3 मल्टी कैप फंड है, एक्सिस का भी है, महिंद्रा मैन्युलाइफ का है, निपॉन का भी है, एक सेक्टोरल फंड है मैन्युफैक्चरिंग का HDFC, फ्लेक्सी कैप फंड 2-3 ले रखे हैं, एक बैलेंस एडवांटेज फंड है क्वांट का, साथ ही एक क्वांट का एक्टिव फंड भी है। तो जो पोर्टफोलियो में हम देख पा रहे हैं, फंड का भी थोड़ा ओवरलैप है, AMCs भी का भी ओवरलैप इन्होंने करके रखा है। सर, कैसा लग रहा है आपको इनका ये पूरा पोर्टफोलियो? थोड़ी सलाह दीजिए। जी स्वाति, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए पोर्टफोलियो में ओवरलैप है, बट पोर्टफोलियो से पहले थोड़ी सी इनकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक अच्छी बात यह है कि अपनी SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 35,000 की करंट उनकी इन्वेस्टमेंट है। पोर्टफोलियो में क्या मिसिंग है? सबसे पहले इन्होंने अपना गोल्स को डिफाइन नहीं किया कि वाकई किस गोल के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना समय है इनके पास, कितने समय के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी टाइम होराइजन के हिसाब से सुटेबल भी होना जरूरी है। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि ये पैसा जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि क्योंकि वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये 2 चीजों पर ध्यान देना है। तीसरा, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए बहुत ज्यादा फंड्स हैं। 35,000 की SIP के लिए 11 फंड है इनके पास, और एक फंड में इन्होंने लमसम किया, तो कुल मिला के 12 फंड है। ओवरलैप इसलिए कि 4 मल्टी कैप फंड है, 3 फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसा आपने कहा, सेक्टर थीमेटिक फंड है, मिड कैप है, मोमेंटम फंड है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि इस पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट किया जाए। कंसोलिडेशन करने के समय में ये ध्यान रखना है कि एक, हम उन फंड में इन्वेस्ट करें जिनका लंबा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। दूसरा, उनके जो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लेवल है वो अच्छा हो। तीसरा, जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो मार्केट के तीनों सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में आपको अच्छा सा एक्सपोजर मिले और फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो मेरे हिसाब से 5 फंड रखें ये। 2 इनके एग्जिस्टिंग फंड जो है, जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, उसको आप रखिए, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा के 7,000 कर दीजिए। तो पहला इन्वेस्टमेंट तो आपका वो होगा। दूसरा, निपॉन मल्टी कैप है इनके पास, उसमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ाइए, 7,000 कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि 5 फंड रखिए आप, 7,000 ईच। तो 2 फंड एग्जिस्टिंग होंगे, 3 फंड मेरे हिसाब से ये चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, और उसके बाद है इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, और तीसरा है बंधन स्मॉल कैप। इन 5 फंड्स में 7,000 इन्वेस्ट करें। आप देखेंगे कि तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड मिलेंगे। बाकी जो फंड्स हैं उनको, जैसा हमने पहले भी कहा, इनको कंसोलिडेट करने की जरूरत है, वहां से बाहर निकलने की जरूरत है, और इन 5 फंड में वो इन्वेस्ट करें। और जो 15,000 बैंकिंग फंड में है, मुझे नहीं लगता वो उनके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल है, वो भी वो निपॉन इंडिया मल्टी कैप में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये रही धवल जी आपके लिए पूरी स्ट्रैटेजी जो हेमंत जी ने बताई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक कॉलर हमारे साथ है, BM प्रसाद जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत आपका करते हैं मनी गुरु में। आप प्लीज पूछिए, क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से? हाँ मैम, नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे 5 साल के लिए हमको ऐसा इन्वेस्ट करना है। एक्चुअली इक्विटी वगैरह में तो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, और PPF है, GPF वगैरह हैं। तो मैं जैसे 20,000 रुपये मतलब 5 साल के लिए मैं SIP करना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा मेरे को 4-5 चाहिए था जो मतलब अच्छा SIP जिसमें किया जा सके, ये जानना चाह रहा था मैं बस। ओके, प्रसाद जी थोड़ा डिटेल देंगे, आपकी उम्र कितनी है? आप 5 साल का, क्योंकि जो आपने एक टारगेट सेट किया है किसी खास पर्पस के लिए? खास पर्पस मतलब रिटायरमेंट आफ्टर 5 ईयर्स है मैडम, ये जो हम जानना चाह रहे थे। थोड़ा सा हम इन्वेस्ट कर ले, कुछ फर्दर आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऑलरेडी विश्वजीत जी, इनके पास तो एक पोर्टफोलियो है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन्होंने ऑलरेडी उसमें पैसे डाल रखे हैं, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 50 साल के बाद, उम्र के बाद, ये म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हैं। नेवर टू लेट,
बताइए सर, 20,000 रुपए का जो ये SIP निवेश है वो किन फंड से करें? बिल्कुल स्वाति जी, इट इज नेवर टू लेट। जब भी आप स्टार्ट करें बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रसाद जी ने बोला कि वो इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करते हैं, तो इक्विटी बाजार को अच्छे से समझते हैं और म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी SIP स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है प्रसाद जी। मैं आपको सलाह दूंगा कि एक डाइवर्सिफाइड ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हम बनाते हैं, जिसमें कोशिश करते हैं कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों तरीके के मार्केट कैप्स हो, डिफरेंट AMCs हो और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी हो, ताकि कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स हो और एक वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टमेंट भी आपके पोर्टफोलियो में हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 20,000 रुपए जो आप निवेश करना चाहते हैं, कोशिश करें 4-4 हजार की 5 फंड्स में SIP स्टार्ट करें। तो सबसे पहले निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसमें 4,000 की SIP होगी। उसके बाद एक फ्लेक्सी कैप फंड लेंगे, जिसमें ज्यादातर लार्ज कैप ही होता है, क्योंकि आप रिटायरमेंट के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो वहां पर भी 4,000 की SIP कर सकते हैं। इसके बाद एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और बंधन या निपॉन का स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, ताकि आपके पास डिफरेंट मार्केट कैप्स के फंड हो जाए। और एक फंड जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है वैल्यू स्टाइल। या तो आप ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू स्टाइल फंड लें या फिर DSP का वैल्यू फंड लें, ताकि एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी आपके पोर्टफोलियो में आ जाए। तो ये 5 फंड में आप अपनी 20,000 की SIP को डाइवर्सिफाई करें। और 5 साल, क्योंकि आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जब रिटायरमेंट के करीब हो तो 6 महीना, साल भर पहले कोशिश करें अपने फंड्स को या तो पूरा लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप फंड में ले आए या फिर डेट की तरफ चले जाए, ताकि आपको जब आप रिटायर हो तो आपको लास्ट मिनट कोई सरप्राइज ना हो सकता है उस समय बाजार कैसा हो, तो आप कोशिश करें इक्विटी में ना रहकर डेट की तरफ आ जाए और फिर उसके बाद एक अलग से रणनीति बनाए। तो ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल में आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा। 20,000 की SIP जो आप कर रहे हैं, अगर आप 12% का CAGR भी लेके चले तो करीब करीब 16-17 लाख रुपए यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। तो कोशिश करें, स्टेप अप करें, जितना हो सकता है, जितना बोनस या लमसम कोई आपको मिलता है वो भी निवेश करें, ताकि एक अच्छा कॉर्पस आप अपने रिटायरमेंट के लिए क्रिएट कर पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो ये बिल्कुल, तो BM प्रसाद जी, ये है आपके लिए निवेश, म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने की पूरी सटीक स्ट्रैटेजी विश्वजीत जी की ओर से। धन्यवाद हम करेंगे हेमंत जी आपका और विश्वजीत जी आपका हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।